ने देखा कि हितेश उसकी ओर ध्यान देने लगा है, तो उसने भी उसमें रुचि दिखानी शुरू कर दी। थोड़े ही समय में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वे एक दूसरे में सुकून और खुशी ढूंढने लगे। हालांकि हितेश को डर था कि अगर उनकी दोस्ती के बारे में चित्रा के पति सुशील मेढ़ा को पता चल गया, तो वह इस रिश्ते का विरोध कर सकता है। जब उसने यह बात चित्रा से कही, तो चित्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हाव भाव में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने कहा कि सुशील को सब कुछ मालूम है, उनके रिश्ते की हर बात। चित्रा ने यह भी साफ किया कि सुशील उनके बीच कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसे बोलने की इजाजत ही नहीं दी है। हितेश को चित्रा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति सुशील उनके रिश्ते के बारे में जानकर भी चुप है। चित्रा ने कहा कि जब सुशील आएगा तो वह सब कुछ स्पष्ट कर देगी। जब सुशील घर आया, चित्रा ने उसे बताया कि हितेश उसका प्यार है। सुशील ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे पहले से जानकारी थी और फिर कुछ काम का बहाना बनाकर बाहर चला गया। सुशील के जाने के बाद हितेश को भी विश्वास हो गया कि सुशील उनके रिश्ते को विरोध नहीं करेगा। उस दिन के बाद हितेश न केवल अक्सर चित्रा से मिलने उसके घर जाने लगा, बल्कि कभी-कभी रात में भी रुकने लगा। सुशील सब कुछ जानते हुए भी हितेश के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करता था। इतना ही नहीं, इसके बाद सुशील और चित्रा मेघनगर से बाहर जहां भी जाते हितेश को अपने साथ ले जाने लगे। यहां तक कि साल भर पहले पहाड़ों पर घूमने जाने के दौरान भी दोनों हितेश को साथ लेकर गए। हितेश, चित्रा और सुशील तीनों एक ही कमरे में रुकते थे। इसी बीच चित्रा ने राजनीति में अपना मुकाम बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उसने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा, जिसमें हितेश हमेशा उसके साथ रहा। धीरे धीरे हितेश और चित्रा की दोस्ती को लेकर लोगों में चर्चाएं होने लगी। यह बात जब हितेश ने चित्रा से कही तो चित्रा बोली, ठीक है, जब चर्चा हो ही रही है तो तुम क्यों नहीं मेरे साथ मेरे घर में ही रहने लगते। ये बात सुनकर हितेश भी शॉक हो गया। इतना ही नहीं, चित्रा ने यह भी कहा, मैं तुम्हें स्टैंप पेपर पर लिखकर दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और अपने साथ रखूंगी। हितेश को चित्रा की बात पर भरोसा तो तब हुआ जब उसने एक दिन सचमुच ही स्टैंप पेपर पर सारी बात लिखकर हितेश को दे दी, जिसमें लिखा था कि मैं हितेश डामोर को प्यार करती हूं और इसकी जानकारी मेरे पति को दी है तथा उन्हें इससे कोई ऐतराज भी नहीं है। इसलिए हितेश मेरे साथ रहेगा और भविष्य में मैं हितेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, न ही उसकी संपत्ति पर अपना हक मानूंगी। इसी तरह का एक शपथ पत्र सुशील मेढ़ा ने भी दिया था, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसकी पत्नी हितेश से प्यार करती है और उसे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। हितेश चित्रा की हिम्मत का कायल हो गया। उसके रूप और प्यार का दीवाना तो पहले ही था, इसलिए अपने घर वालों के लाख मना करने पर भी हितेश अपना घर छोड़कर चित्रा के साथ आकर उसके घर में चित्रा के पति 3 बच्चों के संग रहने लगा। वैसे चित्रा का झाबुआ में भी एक घर है, इसलिए चित्रा और रितेश ज्यादातर झाबुआ वाले घर में रहते थे। हितेश अब चित्रा के साथ उसके घर में आकर रहने लगा। इस दौरान चित्रा का पति सुशील भी साथ ही रहता था, लेकिन सुशील के रहने न रहने से चित्रा पर कोई असर नहीं होता था। इतना ही नहीं, बड़ी बेटी 18 साल की हो चुकी थी। ऐसे में अपनी जवान बेटी के घर में होने के बावजूद चित्रा हितेश को खुलेआम प्रेमी के तौर पर अपने साथ रखने लगी थी, क्योंकि चित्रा अपनी मनमर्जी की मालिक थी और सुशील उसकी मर्जी के खिलाफ न बोल सकता था। समय के बाद चित्रा ने यही स्थिति हितेश की भी कर दी थी कि हितेश चित्रा की आवाज पर उठने बैठने लगा। इस दौरान हितेश के परिवार ने उसे वापस लाने की भी कोशिश की, लेकिन हितेश तो पूरी तरह से चित्रा का गुलाम हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे हितेश को लगने लगा कि वो जिस रास्ते पर निकल पड़ा है उस पर चलकर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसे यह भी लगने लगा था कि वास्तव में चित्रा उसे अपना राजनैतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए यूज कर रही है, इसलिए वह चित्रा के चंगुल से निकलने का रास्ता खोजने लगा। इसी दौरान हितेश ने संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा पास कर ली, लेकिन जब ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई तो पता चला कि हितेश के सभी डॉक्यूमेंट चित्रा ने अपने कब्जे में ले लिए थे। हितेश ने जब डॉक्यूमेंट मांगे तो चित्रा और सुशील ने उसके डॉक्यूमेंट देने से साफ मना कर दिया। इससे हितेश समझ गया कि चित्रा अपने यूज के लिए उसको कहीं नौकरी भी नहीं करने देगी, इसलिए वह चित्रा के चंगुल से बाहर निकलने छटपटाने लगा। हितेश ने अपने परिवार से बात की, तब परिवार वालों ने चित्रा से फोन पर बातचीत कर उसे समझाया कि यह गलत है, आप अपने परिवार पर ध्यान दो और हितेश को भूल जाओ। लेकिन चित्रा का कहना था कि वह हितेश के बिना नहीं रह सकती। परिवार वालों ने उसे पैसे लेकर पीछा छोड़ने की बात कही तो 80,000 रुपए लेकर हितेश का पीछा छोड़ने राजी हो गई। लेकिन चित्रा का कहना था कि वह पैसा चुपचाप लेगी।
क्योंकि बात खुलने से उसका राजनैतिक भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए उसकी बात मानने पर हितेश के परिवार वालों ने उसे चुपचाप पैसा दे दिया। लेकिन इसके बाद भी उसने हितेश का पीछा नहीं छोड़ा। इसी बीच कुछ दिन पहले हितेश अचानक चित्रा का घर छोड़कर अपने बहनोई के घर में आकर रहने लगा। हितेश की इस हरकत से चित्रा काफी नाराज थी और वह उसे घर वापस अपने पास आने का दबाव बना रही थी। 11 जून के दिन हितेश अपनी बहन बहनोई और भांजों के साथ एक रिश्तेदार के घर मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने गया था। वहां पर चित्रा भी अपने पति सुशील और एक सहेली सुमन के साथ आई हुई थी। हितेश और उसके बहनोई ने वहां चित्रा को देखा तो वे कुछ दूर खड़े होकर उसका वहां से जाने का इंतजार करने लगे, और जब चित्रा अपने पति के साथ वहां से चली गई तब हितेश और उसके बहन बहनोई कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन वास्तव में चित्रा हितेश को देखकर जानबूझकर कुछ देर के लिए कार्यक्रम से निकल गई थी। वह जानती थी कि उसके चले जाने के बाद हितेश अंदर आएगा, इसलिए थोड़ी देर बाद वापस आकर सुशील और चित्रा ने हितेश और उसके बहनोई से झगड़ा कर देख लेने की धमकी देने लगे। कार्यक्रम खत्म करने के बाद एक मोटरसाइकिल पर हितेश अपने परिवार के साथ आदर्श कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। मोटरसाइकिल हितेश चला रहा था। उसने अपने आगे एक भांजे को बैठा रखा था, जबकि उसके पीछे एक भांजे को गोद में लिए उसके बहनोई और सबसे पीछे बहन सवार थी। रात लगभग 11:30 बजे यह पांचों आदर्श कॉलोनी में अपने घर के नजदीक पहुंचे ही थे कि तभी अंधेरे में 3 लोग सामने बाइक का रास्ता रोककर खड़े दिखाई दिए। अंधेरा होने के बाद भी हितेश पहचान गया कि उन 3 में एक सुशील मेढ़ा था और अन्य 2 में एक उसकी पत्नी चित्रा और दूसरी चित्रा की सहेली सुमन गणावा थी। आधी रात में इन तीनों को बाइक का रास्ता रोकते देख हितेश डर भी गया। दरअसल कुछ ही देर पहले मुंडन कार्यक्रम में भी यही तीनों हितेश को मिले थे और हितेश और उसके बहनोई को बाहर निकलने पर देख लेने की धमकी दी थी। सुशील को देखकर हितेश ने अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया, लेकिन इससे पहले कि बाइक रुकती सुशील मेढ़ा ने सीधे चाकू से एक बार हितेश के सीने पर वार किया। बाइक पर सबसे आगे हितेश ने अपने भांजे को बैठाया था, इसलिए चाकू भांजे को न लग जाए इस प्रयास करने के चक्कर में हितेश खुद का बचाव ठीक से नहीं कर पाया। चाकू लगते ही बाइक का संतुलन बिगड़ जाने से लगभग सभी सड़क पर गिर गए। यह देखकर सुशील मेढ़ा फिर हितेश पर चाकू लेकर लपका, तो उसे बचाने हितेश के बहन बहनोई आगे आए। तो सुशील के साथ आई उसकी पत्नी चित्रा मेढ़ा और उसकी सहेली सुमन हितेश के बहन बहनोई के बीच आ गए। इस दौरान सुशील ने हितेश पर चाकू से 1-2 बार वार किए, तो वहीं दूसरी तरफ पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर हितेश ने भी अपनी जान बचाने के लिए सुशील पर हमला कर दिया। लेकिन पत्थर और चाकू में बहुत अंतर होता है, इसलिए सुशील को जहां केवल सिर में चोट आई, वहीं हितेश के बुरी तरह से घायल हो जाने पर वह सड़क पर गिरकर तड़पने लगा। यह देखकर सुशील, चित्रा और सुमन वहां से भाग गए। भाई को जमीन पर तड़पते देख हितेश की बहन ने उसे गोद में उठा लिया और सब मदद के लिए चीखने लगे, लेकिन बहन की गोद में ही हितेश की सांसें थम गईं। मेघनगर थाने में ड्यूटी पर तैनात TITS डाबर अपने पहले राउंड पर निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें आदर्श नगर कॉलोनी में हुई एक घटना की जानकारी मिली। तुरंत ही उन्होंने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचने का निर्णय लिया। घटना स्थल पर उपस्थित हितेश डामोर के बहनोई से पूरी जानकारी लेने के बाद TI डाबर ने रात में ही इस मामले की जानकारी वादला SDOP को दे दी। उन्होंने हितेश का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही उसकी पत्नी चित्रा, सुशील मेढ़ा और उनकी सहेली सुमन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हितेश ने पत्थर उठाकर सुशील पर हमला किया था, जिससे सुशील भी घायल हो गया था। अपनी चोट का उपचार कराने के लिए वह जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चित्रा और सुमन को भी पुलिस ने उसी समय हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान हितेश के परिवार ने चित्रा मेढ़ा और उसके पति सुशील पर आरोप लगाया कि वे हितेश को ब्लैकमेल कर रहे थे। उनका कहना था कि चित्रा हितेश से उम्र में 10-11 साल बड़ी थी, फिर भी उसने उसे अपने प्रेम जाल में बुरी तरह फंसा लिया था। इसके अलावा सुशील मेढ़ा को भी अपनी पत्नी के हितेश के साथ प्रेम संबंधों की जानकारी थी। पूछताछ में यह भी सामने आया था कि सुशील ने हितेश की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि हितेश के साथ ब्रेकअप के बाद सुशील की पत्नी चित्रा उदास रहने लगी थी। ब्रेकअप के बाद हितेश चित्रा के ही मोहल्ले में रहने वाले अपने बहनोई के यहाँ रह रहा था, इसलिए उसका बार बार सामना चित्रा और उसके पति के साथ होता रहता था। चित्रा आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, इसलिए उसे ऐसे समय में हितेश का दूर जाना काफी खटक रहा था।
वास्तव में चित्रा जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, तब उसके चुनाव का पूरा मैनेजमेंट हितेश ने संभाला था। चुनाव में चित्रा काफी कम अंतर से हारी थी, इसलिए उसे भरोसा था कि यदि हितेश साथ दे तो वह विधायक का चुनाव आसानी से जीत सकती है। मगर हितेश उससे ब्रेकअप कर दूर जा चुका था, इसलिए पत्नी की उदासी को लेकर सुशील हितेश से काफी नाराज रहने लगा था, इसीलिए हत्या कर दी। हितेश डामोर की हत्या के बाद सामने आई यह प्रेम कहानी अपने आप में चौंका देने वाली है। जहां तक हितेश का सवाल है, तो वह अविवाहित जवान था, इसलिए चित्रा के प्रति उसका आकर्षित हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन शादीशुदा और 3 बच्चों की मां चित्रा की हितेश के प्रति दीवानगी समझ से परे है। वहीं चित्रा के पति की इस मामले में सहमति चौंका देने वाली है। इसलिए लोगों का मानना है कि अति महत्वाकांक्षी चित्रा का हितेश से यह प्रेम प्रसंग उसने किसी मकसद को लेकर रचा था। चित्रा का यह मकसद क्या था, यह चित्रा और सुशील के अलावा किसी की समझ में नहीं आ रहा था। खैर, पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के मीरजापुर की है। मीरजापुर जिले में एक गांव है महडौरा। इसी गांव के रहने वाले मुन्नालाल सरोज ने रेलवे की नौकरी से रिटायर होने के बाद बड़ा सा मकान बनवाया, जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके भरे पूरे परिवार में पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी और बहू थी। गांव में मुन्नालाल सरोज के पास खेती की जमीन थी, जिस पर उनका बड़ा बेटा अजीत कुमार सरोज सब्जी की खेती करता था। खेती के साथ साथ अजीत अपने मामा के साथ मिलकर होटल भी चलाता था, जबकि छोटा बेटा विजय सरोज कानपुर में बिजली विभाग में नौकरी करता था। वह कानपुर में ही रहता था। महडौरा में 9-10 कमरों का अपना शानदार मकान होने के साथ साथ मुन्नालाल के पास गांव से कुछ दूर पर दूसरा मकान भी था। रात में वह उसी मकान में सोया करते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बेटे अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, जबकि वह खुद इतनी पेंशन पाते थे कि अकेले अपने दम पर पूरे परिवार का खर्च उठा सकते थे। बड़ा बेटा अजीत कुमार सुबह होने पर खेतों पर चला जाता था। फिर दोपहर में उसे वहां से होटल पर जाना होता था, जहां से वह रात में वापस लौटता था और खा पीकर सो जाता था। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। खेती और होटल के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उसे थोड़ा बहुत जो समय मिलता था, उसे वह अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारता था। अजीत की 3 बेटियां थीं, 10 साल की श्वेता, 7 साल की रीना और 3 साल की श्रुति। 19 मार्च 2018 का दिन था। रात होने पर अजीत कुमार रोज की तरह होटल से घर आया। पत्नी के हाथ से खाने का टिफिन लेकर अजीत दूसरे मकान पर चला गया, जहां उसके पिता मुन्नालाल रात में सोने जाया करते थे। उनका रात का खाना अक्सर उसी मकान पर जाता था। अजीत उन्हें खाना देकर जल्दी ही लौट आया और घर आकर खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। अजीत की मां, पत्नी सरिता, बहन सोनी और अजीत की तीनों बेटियां बरामदे में सो गईं। अजीत सोते समय अपने कमरे का दरवाजा खुला रखता था। उस दिन भी वह अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सोया था। देर रात पीछे से चारदीवारी फांदकर किसी ने अजीत के कमरे में प्रवेश किया और पेट पर धारदार हथियार से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। अजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी। आनन फानन में घर वाले उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने अजीत को देखते ही मृत घोषित कर दिया। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, वैसे ही विंध्याचल कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ गांव पहुंच गए। अशोक कुमार सिंह ने इस घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घर के उस कमरे में जहां अजीत सोया हुआ था, काफी मात्रा में खून पड़ा हुआ था। यह देखकर तुरंत समझ में आ गया कि उसकी हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी। हत्या के तरीके को देखते हुए लगता है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि हत्यारों की अजीत से कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी, या फिर किसी बात को लेकर वह उससे नाराज थे। इसी वजह से उसकी हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी। उसे धारदार हथियार से कई बार गोदा गया था और खून के छींटे कमरे के अंदर से लेकर बाहर सीढ़ियों तक फैले हुए थे। इससे साफ था कि हत्या को बहुत ही गुस्से और क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया था। इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने चारों ओर नजरें घुमाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जिस कमरे में हत्या हुई थी, वह घर के पिछले हिस्से में था। यह अंदाजा लगाया गया कि हत्यारे शायद पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसे होंगे और हत्या को अंजाम देने के बाद उसी रास्ते से भाग गए होंगे।
इंस्पेक्टर के मन में यह शक भी घर कर रहा था कि इस वारदात में किसी करीबी का हाथ हो सकता है। घटनास्थल की स्थिति और मिले सुराग इसी दिशा में इशारा कर रहे थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद घर के किसी सदस्य को इसका आभास तक नहीं हुआ। यह बात इंस्पेक्टर को और भी अधिक संदेहास्पद लग रही थी, जिससे मामला पेचीदा होता जा रहा था। अशोक कुमार सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अजीत के बारे में जानकारी एकत्र की और थाने लौट आए। उन्होंने अजीत के पिता मुन्नालाल सरोज की लिखित शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ भादम्य की धारा 302 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अजीत की हत्या होने की खबर आसपास के गांवों तक पहुंची तो तमाम लोग महडौरा में एकत्र हो गए। हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश था। आक्रोश के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती गई। महिलाएं और बच्चे भी भीड़ में शामिल थे। आक्रोशित भीड़ ने गांव के बाहर मेन रोड पर पहुंचकर इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग जाम कर दिया। दोनों तरफ का आवागमन पूरी तरह ठप्प हो गया। गुस्से में भरी भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी और अजीत की पत्नी के लिए मुआवजे की मांग की। जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, विंध्याचल कोतवाली की टीम मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया था। जाम के कारण इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने धरने पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अपना प्रयास विफल होता देख उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को वहां की स्थिति बताकर पुलिस फोर्स भेजने को कहा, ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। वायरलेस पर सड़क जाम की सूचना प्रसारित होते ही पड़ोसी पुलिस थानों के अलावा जिला मुख्यालय से पहुंची पुलिस और पीएसी ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि अजीत के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काफी समझाने के बाद ग्रामीण मान गए और उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। इसके साथ ही धीरे धीरे जाम भी खत्म हो गया। पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने अजीत के हत्यारों को हर हाल में जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इस केस को खोलने का सख्त निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के सख्त तेवरों को देख कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार और उनके अफसर जी जान से जांच में जुट गए। अशोक कुमार सिंह ने इस केस की नए सिरे से छानबीन करते हुए मृतक अजीत के पिता मुन्नालाल से पूछताछ करनी जरूरी समझी। इसके लिए वह महडौरा स्थित मुन्नालाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मुन्नालाल से एकांत में बात की। इस बातचीत में उन्होंने अजीत से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जुटाई। मुन्नालाल से हुई बातों में एक बात चौंकाने वाली थी, जो अजीत की पत्नी कविता से संबंधित थी। पुलिस को पता चला कि कविता का चाल चलन ठीक नहीं था। इस संबंध में अजीत के पिता मुन्नालाल ने इशारों इशारों में काफी कुछ कह दिया था, जो इस केस की दिशा बदलने वाला तथ्य साबित हो सकता था। इस जानकारी से इंस्पेक्टर की शक की सुई कविता और उसके चचेरे भाई सुरजीत सरोज की ओर घूम गई। उन्होंने दोनों को थाने बुलाकर पूछताछ की, लेकिन कविता और सुरजीत लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। कविता अपने पति का हवाला देकर बचने की कोशिश कर रही थी, जबकि सुरजीत भाई होने का दावा कर रहा था। दोनों के घड़ियाली आंसू देख इंस्पेक्टर ने फिलहाल उन्हें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उनकी निगरानी जारी रखने का निश्चय किया। इसी बीच एक खास मुखबिर ने इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह को सूचना दी कि कविता और सुरजीत भागने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर अशोक ने बिना देर किए 29 मार्च को महडौरा से कविता को थाने बुलवाया और उसके चचेरे देवर सुरजीत को भी हिरासत में ले लिया। थाने लाने के बाद दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। पहले कविता की बारी आई। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई अपने हाथों से अपने सुहाग को क्यों उजाड़ेगा? कविता की इस बात से साफ था कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर अशोक को उसके शब्दों में सच्चाई नहीं लग रही थी। अशोक कुमार सिंह ने कविता के बाद उसके चचेरे देवर सुरजीत से पूछताछ करने का निर्णय लिया। सुरजीत को जैसे ही बोलने का मौका मिला, तभी अचानक इंस्पेक्टर ने उसे झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। इस सख्त रुख को देखकर कविता और सुरजीत ने खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाया और उन्होंने सच्चाई बताने में ही अपनी भलाई समझी। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो अजीत के कत्ल की कहानी परत दर परत खुलती गई। अजीत सरोज की पत्नी के अवैध संबंध उसके चचेरे भाई सुरजीत से पिछले 5 वर्षों से थे। अजीत ने दोनों को एक बार रंगे हाथों पकड़ा था। उस वक्त घर वालों ने गांव में परिवार की बदनामी की वजह से इस मामले को घर में ही दबा दिया था। साथ ही दोनों को डांटा फटकारा भी था। अजीत ने सुरजीत को घर में आने से मना भी कर दिया था। इससे कविता अंदर ही अंदर जलने लगी थी। उसे चचेरे देवर से मिलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने सुरजीत के साथ मिलकर
पति की हत्या की योजना तैयार की ताकि पिछले 5 सालों से चल रहे प्रेम संबंध चलते रहें। इस स्थिति ने कविता और सुरजीत को इस सोच पर मजबूर किया कि उन्हें अजीत की हत्या की योजना बनानी होगी। उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से अजीत को खत्म करने का फैसला किया ताकि वे अपनी प्रेम कहानी को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। योजना के मुताबिक सुरजीत ने घर में घुसकर बरामदे में सोए अजीत की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सुरजीत की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू घर से 200 मीटर दूर गेहूं के खेत से बरामद कर लिया। कविता और सुरजीत ने स्वीकार किया कि जिस चाकू से अजीत की हत्या की गई थी उसे सुरजीत ने हत्या से एक दिन पहले ही गांव के एक लोहार से बनवाया था। पुलिस ने उस लोहार से भी पूछताछ की। उसने इसकी पुष्टि की। अजीत हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस ने कविता और सुरजीत को जेल भेज दिया। ऐसे रिश्ते न केवल नैतिक और सामाजिक रूप से गलत होते हैं, बल्कि ये कई बार गंभीर समस्याओं जैसे परिवारों के टूटने, मानसिक तनाव, हिंसा और अपराध की ओर भी ले जाते हैं। अवैध संबंधों से हमेशा विश्वासघात, धोखा और जीवन में अव्यवस्था पैदा होती है, जिससे न केवल व्यक्ति बल्कि कई और लोग भी प्रभावित होते हैं। इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता, सच्चाई और सम्मान को प्राथमिकता देना चाहिए।